जय हिंद। मैं सौरभ कवरती, समाज सेवी। आज हम लोग आर्मी से सेवानिवृत्त सूबेदार मोहन घंगारे सर, जिनको वर्तमान में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने का विचार चल रहा है, अतः हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से सर के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप आर्मी में जाने से पहले का सफ़र एवं आपके पारिवारिक स्थिति कैसी थी? धन्यवाद सौरभ। आर्मी से जाने से पहले का जो सफ़र है वो मेरा काफ़ी पारिवारिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से काफ़ी नाजुक प्रकार से गुजरा है। जब मैं 10 साल का था उसी समय मेरे पिताजी गुजर गए थे और हमारा जो परिवार है काफ़ी बड़ा था। परिवार में मेरी नानी, मम्मी और हम 7 बहन भाई थे। अचानक सारा ये भार मम्मी के ऊपर आया तो उस समय में आर्थिक स्थिति हम लोग की बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। यहाँ तक कि महीना महीना घर में खाने का जो मेनू है वो चेंज नहीं होता था। जैसे तैसे मैं कम उम्र का होते हुए भी 10-12 किलोमीटर तक मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता था। कई बार मैं आते आते मुझे आँखों में अंधेरा आ जाता था, गश्त आ जाती थी और मैं बैठ जाता था। तो भी फिर गांव के कुछ लड़के थे, उनके साथ में हम लोग घर पहुंचते थे। लेकिन इसी बीच मम्मी ने हम लोग को पढ़ाने से वंचित नहीं रखा। उनकी इच्छा थी कि हर हालत में हम लोग को पढ़ाए और कुछ न कुछ बनाऊंगी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी निरंतर उस चीज़ में प्रयास किए और उन्होंने किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति आई तो उनके मन में ऐसी कुछ झिझक नहीं आया। उनको मैंने कई बार देखा कि जो हमारे पढ़ने हम जाते थे, जो पैंट होते थे उनको जो पुराने हो जाते थे उनको फाड़ के हमारे यहाँ माता जी उनको हाथ से सिलाई करके और ब्लाउज के तौर पे पहन लेती थी। तो उन सारी चीज़ों को उनकी जो तमन्नाएं थी हर हालत में उसको पूरा करना था और निरंतर उस पर अभ्यास किया गया और मैं फिर बाद में आर्मी में चला गया। सर, आर्मी में जाने का आपके मन में कैसे आया? आपको आर्मी से डर नहीं लगा? सौरभ, हालात को देखते हुए व्यक्ति को फैसले लेने पड़ते हैं। वैसे भी गांव में उस समय बहुत आल्हा वगैरह पढ़ते थे तो मैं भी आल्हा पढ़ता था। मुझे बहुत शौक था आल्हा पढ़ने का। जब वो लड़ाइयों की जब कहानी चलती थी तो मेरे मन में भी आता था कि मैं भी बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करूं, देश की सेवा करने का एक प्रकार के मन में विचार आते थे। उसी समय मेरा 12th हुआ था। 12th होने के पश्चात मैं आगे की पढ़ाई के लिए छिंदवाड़ा आया। लेकिन छिंदवाड़ा आया और 2 दिन मैंने प्रयास किया यहाँ पे एडमिशन के लिए, लेकिन उतने मेरे पैसे ख़त्म हो गए। जब पैसे ख़त्म हो गए तो मेरे एक मित्र थे यहाँ पे, राजू गोदेवार, उनके साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ काम देखने का प्रयास किया, लेकिन उस समय काम भी नहीं मिल पाया। तो उस स्थिति में मैंने घर जाने का प्लान किया और जाते समय यहाँ से गढ़वाल इंस्टीट्यूट से एक आर्मी का फार्म लेके गया और जाकर के आर्मी का फार्म भरा और फिजिकल की तैयारी किया। मेरा फिजिकल होशंगाबाद बुधनी में हुआ। उस समय हम लोग करीब 54 लड़के यहाँ से गए थे जिले से। वहाँ हम लोग रुके, सभी लोग
एक अच्छे जगह में रुके, कोई लॉज में रुका कहीं, लेकिन मैं और एक भीमराव फरकाड़े जी थे, हम दोनों लोग थोड़े आर्थिक इससे कमजोर थे, इसलिए हम लोग वहाँ एक बुधनी में मंदिर में रुक गए। एक पुजारी को बोल करके रात हमने मंदिर में निकाली और दूसरे दिन फिजिकल देने के लिए चले गए और वहाँ जाकर के हम लोगों ने फिजिकल निकाला। उसमें भी हम 2 ही लोग पास हुए थे उस समय। इसके बाद हमें रिटर्न के लिए भोपाल बुलाया गया, वहाँ हमारा रिटर्न हुआ, वहाँ रिटर्न में भी हम लोग पास हुए और ज्वाइनिंग लेटर आया और इस प्रकार से हम लोग आर्मी में मैं चला गया। सर, आपका आर्मी में जाने का सफ़र कैसा रहा? सौरभ, मेरा आर्मी का जो सफ़र है बहुत ही शानदार रहा और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इंडियन आर्मी की वजह से हूँ। वहाँ जाने के पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, शिक्षा से लेकर के फिजिकल तक मैंने एक महारत हासिल की और वहाँ जाने के पश्चात मैंने पीस एरिया से लेकर के बॉर्डर एरिया जम्मू कश्मीर नागालैंड तक का मुझे वहाँ रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस प्रकार से मैंने अपनी पूरी सर्विस बहुत अच्छे से बिताई और बाद में मैं पेंशन आया। सर, जिले को फिजिकल में नंबर 1 बनाने का आपके मन में कैसे आया? सौरभ, में 5 मई 2019 को आर्मी से सेवानिवृत्त होकर के आया। सप्ताह भर करीब में रहा और फिर मैं वॉकिंग के लिए गया बाहर ग्राउंड के साइड में। जब उधर ग्राउंड साइड में गया तो कुछ लड़के तैयारी कर रहे थे, तो हमारी उस समय बातचीत हुई। तब उनने बताया कि हम लोग करीब 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमसे 5 किलोमीटर रनिंग नहीं निकल पा रही है। तो मैंने उनसे बोला कि यार किसी फिजिकल एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं या थोड़ी तैयारी कर लेते हैं उनके पास जा कर के। तब उनने बताया कि सर यहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये फिजिकल तैयारी के लेते, हम लोग गाँव से आते हैं तो कोचिंग भी करते हैं, तो ये पैसा बोझ हम लोगों से उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, असंभव होता है। तब जब मैं आर्मी से जाने से पहले यहाँ छिंदवाड़ा आया था और 2 दिन रुक कर के वापस गया था, पढ़ाई नहीं कर पाया था, वो दिन मुझे याद आए। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगा और कोई पैसा नहीं लगेगा। तभी मैंने संकल्प लिया कि 60 साल की उम्र तक युवाओं के लिए काम करूंगा और इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और युवाओं के लिए क्यों, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पूरे जिले को ही फिजिकल में नंबर 1 बनाने का मन में एक विचार आया और तब से मैंने यह कार्य, आज 4 साल हो गए, यह कार्य निरंतर चल रहा है। साथ में जय जवान ज्ञानाश्रय के माध्यम से युवाओं को निःशुल्क पढ़ाई की तैयारी भी कराई जा रही है। सर, सबके बाद सर सभी लोग पेंशन आने के पश्चात परिवार के साथ समय बिताने का विचार रखते हैं और आप छिंदवाड़ा को प्रदेश का पहला जिला विकसित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपके मन में कैसे आया? हाँ, तो सौरभ, इसमें गलत क्या है? आज बड़ी बड़ी कंट्रियाँ विकसित हो रखी है, तो हम छिंदवाड़े के इतने लोग भी मिलकर के अपने जिले को विकसित बना सकते हैं, है क्या नहीं? हम प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन इसमें सक्सेस होंगे और पुनः फिर मेरा आप इंटरव्यू लेना, जब विकसित हो जाए तब भी आप आकर के मेरा इंटरव्यू लेना। अभी हर प्रकार से क्षेत्र में फिजिकल के काम चल रहे हैं। एजुकेशन, जो ट्रैवल से बच्चे आते हैं, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनको एजुकेशन मिल रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों का, साथ ही मोटिवेशन का कार्य चल रहा है।
तो इस प्रकार से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी और हम सब मिलकर के अपने छिंदवाड़ा जिले को प्रदेश का पहला विकसित जिला हर हालत में बना के छोड़ेंगे। सर अगला सवाल राजनीति से है। सर क्या आप राजनीति में आना चाहते हो? नहीं। यदि जिले के युवा चाहते हैं कि आप राजनीतिक में आए, जिससे कि आपके पास और भी पावर हो और जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से करें और निरंतर तेजी से करें, कि मैं वास्तव में आना चाहते हो? हाँ, यदि युवा चाहेंगे तो मैं जरूर आऊँगा। युवाओं के लिए मेरे शरीर का एक एक कण, मेरी सांसों का एक एक कण और शरीर में बहते हुए खून का एक एक बूंद मेरे जिले के युवाओं के लिए है। सर लोग नेताओं के वेतन पर काफ़ी चर्चा करते हैं, ये तो समाज सेवा है, फिर वेतन इतना ज़्यादा क्यों? इस पर आपके विचार बताइए। हो सकता है कुछ प्रतिनिधियों का जीवन का गुजारा इसी पर चलता हो और वेतन कम ज़्यादा इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। इसके ऊपर तो सरकार देखेगी, ये सरकार का काम है, किसका कम रखना है किसका ज़्यादा रखना है, इस पर मैं अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। बात है मेरी, मैं स्वयं की बात करूंगा तो मैं यदि विधायक बनता हूं तो मैं मात्र मेरा वेतन 1 रुपये होगा और मेरे वेतन का 80% इस जिले के युवाओं के लिए लगाया जाएगा और 20% यहाँ के 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों पर इसको खर्च किया जाएगा। सर लोग चुनाव में बहुत पैसे खर्च करते हैं, क्यों? और आखिरी साल में शिलान्यास के प्रोग्राम बहुत होते हैं, क्यों? हाँ, तो सौरभ, आपने पूछा है कि लोग चुनाव में पैसे बहुत खर्च करते हैं। हाँ, सही है। लोग चुनाव में इसलिए ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं कि वो जीत जाए, है क्या नहीं? जीतने की तमन्नाएं रखते हुए ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, लेकिन यह गलत है। उसमें आपको सही प्रतिनिधि मिलेगा या नहीं वो निश्चित नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके या किसी प्रकार से प्रलोभित करके भी लोगों को अपनी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन विचार अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें सब सरकार ने देखना है कि क्या इससे हमको सही प्रतिनिधि मिल सकता है। एक्चुअली मेरे विचार है कि जो व्यक्ति लास्ट के 6 महीने या 1 साल के अंदर में जो काम करते हैं उस काम को, ब्यौरा को नहीं पकड़ना चाहिए और उससे पहले समाज में रहकर के जो काम किया हुआ है, 4 सालों से निरंतर काम कर रहा है, 4-5 सालों से, उस व्यक्तियों को समाज ने चुनना चाहिए। लोग लास्ट साल में शिलान्यास बहुत करते हैं, लगता है इस साल आपने देखा होगा, तो सही है। मुझे यदि यह अवसर प्रतिनिधि का मिलता है तो मैं बनने के पश्चात सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा कि चुनाव 5 साल बहुत लंबा समय होता है, हर साल में रखिए, जिससे कि जो लोग लास्ट साल में काम करते हैं तो वो हर समय अपना काम निरंतर जारी रखे तेजी के साथ में। जब हर साल चुनाव रहेगा, चुनाव का डर रहेगा हारने का, तो वो पक्का ये शिलान्यास, अभी तो शिलान्यास हो रहा है, फिर पूरा काम भी हो जाएगा। यदि भविष्य में जनता आपको अवसर देती है तो युवाओं को कोई 2 कार्य बताइए। हाँ सौरभ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। एक्चुअल जो युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, उसका पढ़ाई और फिजिकल दोनों क्षेत्रों में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कार्य हर तहसील में
जैसे दिल्ली में आईएएस की कोचिंग चलती है, उसी तर्ज पर हर तहसील में कोचिंग को, आईएएस लेवल की कोचिंग को स्टार्ट करना। और नंबर दूसरा, जिले से लेकर तहसील लेवल तक ग्राउंड और उनकी फिजिकल की व्यवस्था निःशुल्क करना। किसानों के लिए कोई 2 कार्य बताइए। कार्य, किसानों के लिए सबसे पहले अपने एरिया का पूरा सर्वे करवा के कि किसके खेत में पानी नहीं है, पूरी उसकी जानकारी लूंगा। और सबसे पहला मेरा काम होगा कि जिसके भी खेत में पानी नहीं है, उसके खेत में हर हालत में पानी की व्यवस्था करना। चाहे कितना भी पहाड़ी पे भी खेत होगा तो उसके लिए भी कोशिश की जाए कि वहां पे पानी पहुंच जाए। प्रत्येक के यहाँ पे, प्रत्येक परिवार में एक गाय या तो एक भैंस बच्चों को दूध पीने के लिए उसकी व्यवस्था कराने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन है सर आपसे, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी कोई 2 कार्य बताइए। प्रथम कार्य, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके इसके लिए प्रत्येक गांव में योगा टीचर और फिजिकल एक्सपर्ट नियुक्त करने का प्रयास करना है, जिससे कि लोग स्वस्थ रहेंगे। उनको आयु के अनुसार व्यायाम और योग मिल सके गांव में। और दूसरा, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर में डॉक्टर है या नहीं उसका सर्वे करा के प्रयास करना कि हर अस्पताल में डॉक्टर हो, नर्स हो, जिससे कि गांव के लोग जब वहां जाएं तो उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सके। प्रत्येक को डिस्ट्रिक्ट तक भाग के आने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए और वहीं पे छोटे मोटे इलाज तकरीबन वहां पे अच्छे से हो जाए और लोग का जीवन अच्छे से आगे बढ़ सके, लोग स्वस्थ रह सके। सर, रोजगार युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए कोई 2 कार्य बताइए। सौरभ, मैंने पहले ही कवर किया हूं कि युवाओं को यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और फिजिकल मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे जो युवा हैं बाकी जगहों के युवाओं से ज़्यादा आर्मी, पुलिस, रेलवे मतलब नौकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करेंगे। दूसरा, जो युवा यहाँ रह जाएंगे उनके लिए यहाँ पर औद्योगिकरण का विस्तार किया जाएगा, कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाएगी जिससे उनका भी जीवन यापन चला सके और वो ऐसी चीज़ें सिखाई जाएगी जिससे कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। और स्थानीय लेवल पर भी और भी बहुत प्रयास किए जा सकते हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई 2 प्रयास बताइए। सौरभ, सुरक्षा के स्तर पर तो लोगों की सुरक्षा के लिए ऑलरेडी पुलिस प्रशासन कार्य करता है और इसके साथ ही हमारी समाज को भी और हम सब ने भी चौकन्ने होकर के रहना है, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला देश के साथ में बहुत ही गंभीर सवाल है। इस पर सभी का ध्यान होना चाहिए। साथ समाज में किस प्रकार के लोग आके रहते हैं, कौन आ रहा जा रहा, क्या गतिविधि है, और यदि किसी प्रकार की अन्य प्रकार की कोई गतिविधि समझ आती है तो पुलिस प्रशासन को इसका सूचित करना है। साथ ही अपने स्तर पर भी प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी जय जवान युवा सेना का गठन किया है छोटे स्तर पर। हर गांव में 10-12 युवा ऐसे होंगे जो इन सारी बातों को निगरानी करेंगे और पुलिस प्रशासन का साथ देंगे, समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा करके रखेंगे। बड़ा से बड़ा भी आदमी हो समाज में और छोटा भी हो कोई, चाहे ताकत में हो पैसे में हो, सभी लोग मिलजुल कर अच्छे से रह सके, किसी प्रकार का किसी से कोई भय का वातावरण ना हो। इस प्रकार से पूरी स्थिति को बनाया जाएगा।
सामाजिक स्तर पे भी समितियां काम करती है, उनके माध्यम से भी समाज में अवेयरनेस फैलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सवाल का जवाब बहुत प्रचंड और बेबाकी से दिया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे लोग राजनीति में आकर जिला, प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं। धन्यवाद सौरभ। मैं राजनीति में आऊँ या ना आऊँ, लेकिन छिंदवाड़ा जिला को मध्य प्रदेश का पहला विकसित जिला तो हर हालत में बनाकर छोड़ेंगे। थैंक यू। जय। थैंक यू।